नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं में। दोस्तों, जो 14 फरवरी 2021 को उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने दोस्तों 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि हमारे दोस्तों इंडियन जीके से रिलेटेड थे। मतलब इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, बाकी कुछ करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन। करंट अफेयर तो नहीं था दोस्तों, वैसे परियोजना वगैरह से थे, ज़्यादा पुराना ही था 2019-18 का। तो वो सब हमने कर लिए थे दोस्तों 40 क्वेश्चन। आज हमें उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन देखने हैं। बाकी दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो हम उस हिसाब से बनाएंगे। बाकी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा 41वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुड़िंद राजवंश से। दोस्तों उत्तराखंड में जो पहला राजनीतिक शक्ति थी वो कुड़िंद राजवंश को ही माना जाता है। मतलब दोस्तों कुड़िंद से पहले उत्तराखंड में कोई राज करने वाला राजवंश हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है। जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त लगी वो कुड़िंद थे, तो इसलिए हम उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति किसे कहते हैं? कुड़िंद वंश को कहते हैं। दोस्तों कुड़िंद वंश हुआ था हमारा लगभग 600 बीसी के आसपास, हम इसका टाइम मान सकते हैं, स्टार्ट हुआ था। बाकी ये चला था दोस्तों क्या कहते हैं लगभग 100-200 एडी तक। कोई कोई लोग दोस्तों 300 एडी भी कहते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मोटा मोटा है, बाकी बहुत पुराना इतिहास है तो इतना ऐसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों कुड़िंद वंश जो मेन बातें हैं, कुड़िंद वंश की दोस्तों 3 प्रकार की मुद्राएं हमें मिली है। एक तो हमें मिली दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, एक मिली हमें छत्रेसर प्रकार की मुद्रा, और तीसरी मिली दोस्तों हमें अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। तो दोस्तों अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोघभूति। तो दोस्तों ये जो अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें से अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं ब्राह्मी लिपि में इनमें लिखा गया है इन मुद्राओं में, और दोस्तों ये हैं तांबे की। बाकी जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं ये 2 धातुओं की मिली हैं, कुछ तांबे की भी मिली हैं और कुछ चांदी की भी मिली हैं। और अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों भाषाओं में लिखा है। दोस्तों जो ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, ये दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो कुड़िंद राजवंश थे इनके मतलब देवता थे, पूज्य देवता, उनके नाम पर निर्गत की गई। और अमोघभूति मुद्राएं दोस्तों कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजक अमोघभूति माना जाता है, उसके नाम पर अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं चली थी। तो ये सब बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। अब दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन एक हिसाब से पूरा नहीं पूछा गया है, यहाँ पे कम वन क्षेत्र लिखा है, लेकिन दोस्तों वन क्षेत्र हमारे पास उत्तराखंड में हम 2 हिसाब से डिवाइड करते हैं। एक तो हम दोस्तों करते हैं प्रतिशत के हिसाब से, और दूसरा करते हैं हम दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों वैसे हमारा जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र है, दोनों दोस्तों उधम सिंह नगर ही है। तो क्वेश्चन में आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं किसी भी हिसाब से हो। तो यहाँ सबसे कहते कम दोस्तों क्या है, प्रतिशत के हिसाब से उधम सिंह नगर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी क्या है दोस्तों, उधम सिंह नगर। जो दोस्तों उधम सिंह नगर है, यहाँ का वन क्षेत्रफल कुल जिले का 17% लगभग है वन क्षेत्रफल। और दोस्तों जो एरिया में है ये है 432 किलोमीटर लगभग, किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों लगभग इसका वन क्षेत्रफल है। बाकी दोस्तों अगर हम सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, और हमारा दोस्तों क्या कहते हैं प्रतिशत के हिसाब से है नैनीताल में। तो दोस्तों सबसे अधिक कहाँ है प्रतिशत के हिसाब से? नैनीताल में, और क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों पौड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों आप ये क्षेत्रफल एरिया वगैरह याद नहीं करना, इतने सारे ज़िले हैं कहाँ सबका याद करेंगे, बस आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखना है। और दोस्तों ये है 16वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से जो आई थी 2019 में। और वन रिपोर्ट दोस्तों हर 2 साल में आती है, आपको ये भी ध्यान देना है। और भारत वन सर्वेक्षण विभाग इसका दोस्तों रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों बिरथी जलप्रपात काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में और भी कई सारे वाटरफॉल है जिनके बारे में हमें ध्यान देना है।
देहरादून में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है सहस्त्रधारा, टाइगर फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल और झरी पानी फॉल। ये सब दोस्तों कहाँ हैं? देहरादून में। इनमें से दोस्तों जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, ये दोस्तों गंधक युक्त पानी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी में गंधक मिला हुआ है दोस्तों। और ऐसा भी कहते हैं कि सहस्त्रधारा में नहाने से चर्म रोग सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं दोस्तों। जो गंधक युक्त एक कुंड भी है उत्तराखंड में, जिसका नाम है गंगानी कुंड, और ये है उत्तरकाशी में। ये भी काफ़ी फेमस है, ये भी आपको ध्यान देना है, किसी पेपर में आ सकता है। बाकी दोस्तों एक वाटरफॉल काफ़ी हमारा वो है कन्फ्यूजन वाला, ये है हमारा केम्प्टी वाटरफॉल। दोस्तों केम्प्टी वाटरफॉल हमारा मसूरी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो लोगों को लगता है कि ये देहरादून ज़िले में होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। केम्प्टी वाटरफॉल हमारा टिहरी ज़िले में पड़ता है, टिहरी ज़िले में। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि केम्प्टी वाटरफॉल टिहरी ज़िले में पड़ता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्ण सदाबहार वन। तो दोस्तों उत्तराखंड में सदाबहार वन नहीं पाया जाता। दोस्तों वैसे वन का वर्गीकरण भारत में हम देखें तो वर्षा के आधार पर होता है। भारत में वर्षा के आधार पर 5 प्रकार के वन होते हैं, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, तो उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर ना होके ऊंचाई के आधार पर होता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर 8 प्रकार के वन होते हैं। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में। दोस्तों ये हैं भारत के वनों के प्रकार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों भारत में जो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों ये वन ऐसे हैं जिनमें 200 सेंटीमीटर से दोस्तों जो भारत में वन पाए जाते हैं ये 5 प्रकार के वन हैं, जो ये स्क्रीन पर लिखे हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों ये वो वन है जिनमें हमारे वर्षा होती है दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक। बाकी दोस्तों इसमें बांस, रबड़, महोगनी ये सब पाए जाते हैं। ये आप वो कहते हैं वनस्पति उदाहरण तो आप देख लेना। बाकी दूसरा प्रकार है पर्णपाती वन। दोस्तों पर्णपाती वन होते हैं दोस्तों जहाँ होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा। अब दोस्तों पर्णपाती वन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन होते हैं हमारे जहाँ 70 से 120 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और दूसरा है हमारा आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। अब दोस्तों ये 120 फिक्स नहीं है, किसी किसी किताब में 100 भी लिखा है, तो ये मोटा मोटा आइडिया होता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता कि करेक्ट 120 ही होगा ऐसा वैसा, क्योंकि वर्षा दोस्तों कितनी भी हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने ये नोट्स में थोड़ा गलत लिख दिया है। आर्द्र में 100 शुष्क में 120 तक होना चाहिए था और आर्द्र में 200 तक होना चाहिए था 120 से। तो खैर वो आप छोड़िए, मैंने आपको ये जो बता रखा है वो ध्यान दीजिए। कॉपी में नोट्स में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रकार है ये पर्वतीय वन या शंकुधारी वन, जो दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ये पर्वतीय वन या फिर शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पर्वतीय वनों का वर्गीकरण हम करते हैं ऊंचाई के आधार पर। तो दोस्तों ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी दोस्तों चौथे प्रकार का वन है कांटेदार झाड़ियाँ। दोस्तों कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ होती है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो दोस्तों ये राजस्थान में जो मरुस्थल है हमारा थार का मरुस्थल, वहाँ ये कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट प्रकार है ये दोस्तों मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं और गरान वन भी कहते हैं। दोस्तों मैंग्रोव वन से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा नदियाँ होती हैं वो बह के दोस्तों लास्ट में कहाँ जाती है, समुद्र में ही मिलती हैं। तो जिस स्थान पर समुद्र में नदी मिलती है तो वाला क्षेत्र दोस्तों डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है, और उस क्षेत्र में दोस्तों जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। दोस्तों ये भूमि जो डेल्टाई भूमि होती है ये काफ़ी दलदली भूमि होती है, और क्या कहते हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें दोस्तों डेल्टाई क्षेत्र दोस्तों क्या कहते हैं में सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों सुंदरी पौधा पाया जाता है। इसी सुंदरी पौधे के नाम पर दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ सुंदरवन पाया जाता है, गंगा और महानदी का डेल्टा क्षेत्र। तो वो सुंदरवन इसी सुंदरी पौधे के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो हमने तीसरे प्रकार का वन पढ़ा था पर्वतीय वन या फिर हमने पढ़ा था शंकुधारी वन, तो वो दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाते हैं और उसके 8 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों 8 प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। इनमें से दोस्तों हम पहले के 3 देख लेते हैं।
अब दोस्तों जो पहले के 3 प्रकार हैं ये हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। यहाँ दोस्तों लिखा है 750 से 1200 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्र में। दूसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। दोस्तों ये है 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में। और तीसरा है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। दोस्तों ये है हमारा 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में। अब दोस्तों आप ऊंचाई देखो, ये लगभग क्या कहते हैं 1500 ही दे रखी है, 2 में और 1 में 1200 दे रखी है। तो दोस्तों हमने पहले आपको बताया था मैंने कि जो वनों का वर्गीकरण होता है वर्षा के आधार पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण तो हो रहा है उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों एक फैक्टर इसमें वर्षा भी है। अब ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्षा को नेग्लेक्ट कर देंगे, वर्षा भी इसका क्या कहते हैं वनों के प्रकार का एक मेन फैक्टर है। तो जो हमारे यहाँ पे तीसरा वाला प्रकार का वन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, तो इनमें थोड़ा दोस्तों वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और जो हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है इसमें वर्षा कंपैरिजन में कम होती है। तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है दोस्तों उत्तराखंड में, मतलब ऐसा होता है कि कुछ कुछ इलाकों में मतलब धूप कम पड़ती है, तो उस इलाके में जो वन हो जाते हैं जहाँ पे धूप की रोशनी लगातार ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पहुँच पाती, तो वो हो गए दोस्तों हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो दोस्तों ये आप नाम याद कर लेना। बाकी दोस्तों आगे देखिए कौंडधारी वन। अब दोस्तों जब पहाड़ी इलाका ऊंचाई वाले इलाके आने लग जाते हैं तो 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में दोस्तों पाए जाते हैं कौंडधारी वन। इसमें दोस्तों मेनली चीड़ पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने चीड़ का पौधा देखा होगा तो एकदम शंकु आकार होता है। इसके बाद दोस्तों पर्वतीय शीतोष्ण वन, ये पाए जाते हैं दोस्तों 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। और दोस्तों जो हमारा बांज होता है वो इसी ऊंचाई पर पाया जाता है, पर्वतीय शीतोष्ण वन है हमारा बांज, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं उप एल्पाइन वन। दोस्तों 2700 मीटर की ऊंचाई से अधिक पे जो वन पाए जाते हैं इनको कहते हैं हम उप एल्पाइन वन। इनमें वन पाए जाते हैं दोस्तों सिल्वर फर, ब्लू पाइन और देवदार बुरांस, सब इसी में पाया जाता है। बाकी दोस्तों इसके बाद आता है अल्पाइन झाड़ियाँ। अल्पाइन झाड़ियाँ आती है दोस्तों 3000 मीटर से 3600 मीटर के बीच में। दोस्तों इसके बाद ये अल्पाइन झाड़ियाँ मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि जहाँ पे वन ख़त्म हो जाते हैं उसके आगे वाले क्षेत्र को दोस्तों वो कहते हैं क्या, ट्री लाइन कहते हैं। मतलब एक ट्री लाइन होती है, उससे नीचे तो आपको वन देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर वन नहीं मिलेंगे। तो ट्री लाइन के ऊपर दोस्तों झाड़ियाँ उगने लग जाती हैं, क्योंकि वाला इलाका ऐसा होता है वहाँ मतलब ज़्यादातर टाइम बर्फ़ ही पड़ी रहती है, तो मतलब वनस्पति को पनपने का उतना टाइम नहीं मिलता। तो वहाँ उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाले इलाके में झाड़ियाँ वगैरह होती है, तो उसे हम ये क्या कहते हैं एल्पाइन झाड़ियाँ कह देते हैं। दोस्तों आपको अगर मैं ट्री लाइन दिखाऊं तो कुछ ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इस याली लाइन के नीचे देखिए दोस्तों पूरे वन है, और इसके ऊपर दोस्तों ये याले इलाके में वन नहीं है, तो ये लाइन क्या होगी दोस्तों, ट्री लाइन होगी। तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बाकी जो दोस्तों लास्ट 8वें प्रकार का वन है वो तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं फ़ोटो में नहीं आ पाया, तो वो है हमारा दोस्तों टुंड्रा वनस्पति। तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हमारी दोस्तों 3600 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों घास के मैदान मिलते हैं, जैसे हमारे पास लास्ट में झाड़ियाँ मिली, अब झाड़ियों से भी हम ऊपर जाएंगे तो घास के मैदान, झाड़ियाँ भी खत्म हो जाएंगी और घास के मैदान मिलेंगे। तो जो हमारे बुग्याल वगैरह पाए जाते हैं वो इसी ऊंचाई पे पाए जाते हैं 3600 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पे। अब दोस्तों वैसे ये ऊंचाई एकदम फिक्स नहीं होती, आप जैसे ल्यूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये ऊंचाई 4500 मीटर मिल जाएगी आपको। तो खैर आपको मतलब देखना है कि मोटा मोटा आइडिया कि कहाँ पाया जाता है और सबसे ऊपर कौन सा पाया जाएगा या सबसे नीचे कौन सा पाया जाएगा, ऊंचाई उतना मैटर नहीं करती, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ऊंचाई का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये स्थानांतरित की गई थी दोस्तों 1840 में। दोस्तों 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हरा दिया था और इधर कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों जो उस टाइम राजा हुआ करते थे सुदर्शन शाह, उनको अलकनंदा और मंदाकिनी के पश्चिम का क्षेत्र उनको दे दिया, जो कि टिहरी रियासत कहलाई। और अलकनंदा और मंदाकिनी के पूर्व का क्षेत्र सारा किसके अधीन आ गया, अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, तो वो हमारा कहलाया कुमाऊं। और उस टाइम कुमाऊं पूरा एक ही था, ये जो हमारा पौड़ी था ये भी कुमाऊं कमिश्नरी में ही था। तो कुमाऊं कमिश्नरी के पहले जो हमारे वो बने थे कमिश्नर, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों, एडवर्ड गार्डनर बने थे। उसके बाद दोस्तों अगले कमिश्नर बने थे हमारे जॉर्ज विलियम ट्रेन। अच्छा दोस्तों जो गार्डनर का टाइम था वो करीब ज़्यादा टाइम नहीं था, कई जगहों पे 6 महीने लिखा है, कई जगहों पे 9 महीने लिखा है। तो लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पहला जो हमारा कमिश्नर बना कुमाऊं का वो गार्डनर बना, और उसके बाद बना दोस्तों विलियम ट्रेल।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया हमारा अक्टूबर 1993 में। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी क्लोज दे रखे हैं, 1993 सितंबर भी दे रखा है। अब किसी ने सनी याद किया होगा तो वो कंफ्यूज हो गया होगा, उस टाइम अक्टूबर में था या सितंबर में था। तो दोस्तों वैसे थोड़ा ये मंथ पूछ के मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए था, तो आपको ध्यान देना है कि कब किया गया, अक्टूबर 1993 में। दोस्तों 1983 में जोशीमठ औली रज्जू मार्ग की घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। दोस्तों रज्जू मार्ग का मतलब आपको वो होता है दोस्तों, जो ट्रॉली होती है वही रज्जू मार्ग होता है दोस्तों, रोपवे। तो कंफ्यूज मत होना इससे। इसके अलावा दोस्तों जो औली है इसके पास बहुत सारी फेमस जगह भी है, जिनमें मतलब प्रमुख हैं गुसरो बुग्याल, चतराकुंड, क्वानी बुग्याल, जोशीमठ, तपोवन। ये सारी जगहें दोस्तों औली के पास में ही है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, ये सब चमोली में पड़ता है दोस्तों सारी जगह। औली भी दोस्तों चमोली में पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सिडकुल का मुख्यालय है दोस्तों देहरादून में। दोस्तों सिडकुल का फुल फॉर्म होता है SIDCUL। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून में है। दोस्तों सिडकुल क्या करता है, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए जो कंपनियां आती है, मतलब प्राइवेट कंपनी होती है, इनको दोस्तों उत्तराखंड में अपने संयंत्र लगाने के लिए, अपनी मिल लगाने के लिए बढ़ावा देता है और उनकी हेल्प करता है। और दोस्तों इसके औद्योगिक स्थल भी हैं सिडकुल के, वो हैं हमारे दोस्तों हरिद्वार में है, सेलकुई में है, सितारगंज और पंतनगर में है। 4 जगह इसके औद्योगिक स्थल हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे निर्जातीय से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। निर्जातीय का मतलब दोस्तों आप जनजातीय समूह ही मान सकते हैं, जिनको आप पहचान सकते हैं दोस्तों अलग, मतलब ये अलग उससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आप दोस्तों रंग रूप या फिर हाइट वगैरह में अलग डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों निर्जातीय समूह और जनजातीय समूह एक ही चीज़ है, तो निर्जातीय समूह से कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का पहला निर्जातीय समूह माना जाता है वो माना जाता है कोलो को। दोस्तों कोलो के लिए और नाम भी यूज होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, जो मुंड, दस्यू, सबर, ये सारे नाम कोलो के ही हैं। तो कोल आ सकता है पेपर में, मुंड आ सकता है, दस्यु आ सकता है, सबर आ सकता है, सब एक ही चीज़ है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा 1 अक्टूबर 1932 को। तो भारतीय सैन्य अकादमी का गठन हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में। दोस्तों इसका जो गठन हुआ था सर फिलिप चैटवुड बर्ड द्वारा हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सर फिलिप चैटवुड बर्ड। और दोस्तों IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी के नाम पर क्या कहते हैं डाक टिकट जारी हुआ था 1982 में, तो आपको ये भी ध्यान देना है। बाकी IMA में दोस्तों भारतीय सैन्य में जो अधिकारी जाते हैं उनका प्रशिक्षण यहीं होता है दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉब फ्रांसिस वाइट। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया पर मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। आपको अगर कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के किस महीने में फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों फुलदेई मनाया जाता है चैत के महीने में। दोस्तों चैत का महीना होता है हमारा मार्च अप्रैल वाला महीना, मतलब मार्च लास्ट के आसपास से हमारा चैत का महीना स्टार्ट होता है। और अप्रैल में तो वैसे कई लोग कहते हैं कि अप्रैल में चैत का महीना होता है, वैसे मेनली अप्रैल में ही होता है, लेकिन स्टार्ट ये मार्च लास्ट के आसपास में हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपको हिंदी के महीने भी दोस्तों याद रखने हैं, आप कहीं पे देख लीजिए नेट वगैरह में, कई लोगों को याद नहीं रहते तो आपको याद करने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान का प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान का प्रारंभ किया 2009 में। दोस्तों ये उस समय जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो अभी दोस्तों भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। दोस्तों इसकी स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक हैं आरुषि निशंक, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री हैं। दोस्तों इनके बारे में बीच में करंट अफेयर में भी एक मतलब न्यूज आई थी कि आरुषि निशंक को अर्थ डे नेटवर्क ने एक अवार्ड दिया था। तो दोस्तों आप मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, करंट अफेयर जनवरी की वीडियो थी वो।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। दोस्तों बाद में इसके आगे हेमती नंदन बहुगुणा लगा दिया गया इसके नाम के आगे 1989 में। और दोस्तों 15 जून 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दोस्तों हेमती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड के एक राजनेता थे जिनका जन्म 1919 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और इनकी आत्मकथा है इंडियनाइज हम। तो ये भी आप मतलब याद रखना है आपको हेमती नंदन बहुगुणा जी के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न है सोंग नदी सहायक नदी है। दोस्तों सोंग नदी सहायक नदी है हमारी गंगा की। दोस्तों ये देहरादून से ही इसका उद्गम होता है और ये देहरादून के ही पास में दोस्तों रायवाला है, उसके पास में ही दोस्तों गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें है अलकनंदा, नायर, चंद्रभागा, सोंग, ये सब दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों भिलंगना भी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमताल में। दोस्तों ये भीमताल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। दोस्तों इसके अलावा मुक्तेश्वर में हमारा है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो कई लोग दोस्तों इसका आंसर गलत लगा के आ गए थे। इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र का आंसर मुक्तेश्वर लगा के आ गए थे। तो वहाँ मुक्तेश्वर में ये नहीं है, मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है। और दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है मुक्तेश्वर में, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ही एक शाखा है। और दोस्तों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी एक शाखा तो ये पशु चिकित्सा वाली मुक्तेश्वर में है। इसके अलावा दोस्तों एक पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी है इसका, वो अल्मोड़ा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसका पूरा नाम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाटा दून। दोस्तों जो बाकी के दून हैं कोटा दून, पातली दून, हरकी दून, ये दोस्तों सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोठारी दून, पछवा दून, ये भी उत्तराखंड में पड़ते हैं। और चौखम दून ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों बाटा दून मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मैंने जितना चेक किया, मेरे को वैसे कंफर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन आप फिर भी एक बार देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। दोस्तों इसका उत्तर आयोग ने बताया है 1973 में दोस्तों, लेकिन मैंने जितना सर्च किया उसमें मुझे उत्तर मिला दोस्तों 1967। और दोस्तों मुझे एक जगह ये भी पढ़ने में आया कि 1967 में इसका गठन हुआ था, फिर ये समिति मतलब कुछ चली नहीं थी परिषद। इसके बाद दोस्तों इसका पुनर्गठन किया गया 1973 में। और दोस्तों एक जगह मुझे ऐसा ही पढ़ने में आया कि इसका 1967 में तो गठन हो गया, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वैसे आयोग ने UKSSC ने इसका आंसर 1973 ही माना है। बाकी आप एक बार अपने स्तर पे इसका चेक करिए, और अगर आपको मतलब कोई कंफर्म जानकारी हो तो मुझे ही बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। दोस्तों हमारा प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा पर भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म थी। अब दोस्तों इसका जो हमारा UKSSC ने आंसर माना है वो माना है डांडी काठी की गोद माँ। और दोस्तों लेकिन मेरे को जितना पता है कि ये दोनों चक्रचाल, और मैंने नेट में सर्च भी किया, और डांडी काठी की गोद माँ, तो दोनों दोस्तों ये दोनों फिल्में भूकंप के बारे में बनी हैं। तो लेकिन दोस्तों आंसर इसमें ऐसा भी नहीं दिया है कि दोनों के लिए कोई ऑप्शन हो, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मतलब आयोग ने इसका आंसर सी दे रखा है, बाकी इसके वैसे दोनों फिल्में भूकंप पर बनी हैं। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों हमारा सतोपंत ग्लेशियर। दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर पड़ता है हमारा चमोली में, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। बाकी दोस्तों ये जो गौमुख ग्लेशियर लिखा है, वैसे गौमुख ग्लेशियर तो नहीं है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये उत्तरकाशी में है, और यहाँ से निकलती है दोस्तों भागीरथी नदी। और दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद दोस्तों जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है, और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों पिंडारी नदी।
अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मदेव संबंधित था। तो दोस्तों ये ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश से संबंधित है। ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था और इसे दोस्तों अत्याचारी शासक भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1388 में ब्रह्मदेव ने तैमूर लंग के साथ युद्ध किया और जिसमें ब्रह्मदेव मारा गया। और दोस्तों ब्रह्मदेव के नाम पर एक मंडी भी है जो कि चंपावत टनकपुर में है, जिसका नाम ब्रह्मदेव मंडी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, चीड़ पेड़ का है। अगर आप पहाड़ी इलाके से हो तो दोस्तों आपने चीड़ के पेड़ देखे होंगे और लीसे के छिलक भी यूज होते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। खैर मेरे गांव में तो अभी भी सब लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं गांव में। तो इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मौलाराम की चित्रकला है दोस्तों गढ़वाल शैली की चित्रकला। तो दोस्तों जो मौलाराम हुए ये जो हमारा वो था गढ़वाल का परमार वंश, ये उसी में दोस्तों राज दरबार में थे परमार वंश के। और दोस्तों ये प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह, इनके टाइम में दोस्तों मौलाराम ये चारों शासकों के शासनकाल में दोस्तों गढ़वाल राज दरबार में रहे। दोस्तों जो मौलाराम की ये चित्रकला है, इसको दोस्तों प्रसिद्ध करने का या लोगों के संज्ञान में लाने का श्रेय जाता है मुकुंदी लाल को। दोस्तों मुकुंदी लाल ने ये मौलाराम के चित्रों पर एक पुस्तक लिखी और मतलब एक पुस्तक बनाई जिसमें मौलाराम के चित्रों का संग्रह किया और उस पुस्तक का नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स। 1968 में ये आई थी दोस्तों पुस्तक, 1968 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है डालियों दगड़िया एनजीओ के संस्थापक हैं। तो दोस्तों डालियों दगड़िया एनजीओ के संस्थापक हैं हमारे चंडी प्रसाद भट्ट। दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को हम जानते हैं दोस्तों, ये चिपको आंदोलन जो हुआ था उसमें ये भी मतलब उसमें प्रवर्तक थे उसके। एक तो हमारा गौरा देवी का नाम फेमस आता है और चंडी प्रसाद भट्ट का भी उसी से चिपको आंदोलन से नाम आता है। तो दोस्तों 1964 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1970 में इन्होंने इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, डालियों का दगड़िया एनजीओ रख दिया इसका नाम। और दोस्तों ये एनजीओ रजिस्टर हुआ 1991 में। तो दोस्तों आपकी इसके रजिस्ट्रेशन का टाइम भी याद रखना, 1991 में रजिस्टर हुआ। और ये वैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चिपको आंदोलन चमोली में चलाया था, लेकिन ये जो डालियों का दगड़िया संस्था है ये रजिस्टर हुई थी दोस्तों हमारी श्रीनगर में। तो इसका अभी भी हेडक्वार्टर कहाँ है, श्रीनगर में। अगर आप अभी इसका नेट में भी सर्च करेंगे तो कोविड के टाइम पे भी इसने दोस्तों संस्था ने काफ़ी कार्य किया और जो हमारे मतलब लोग थे, जिनको गरीब लोग थे, उन तक भोजन वगैरह आवश्यकताएं सामान पहुंचाया। अब दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो इनको 1982 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। बाकी 2005 में इनको दिया गया दोस्तों पद्म भूषण, ये भी आपको ध्यान देना है। और 2013 में दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। तो ये चीज़ आपको तीनों याद रखनी है, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो दोस्तों काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है दोस्तों कॉमन पिकॉक। दोस्तों इसको राज्य तितली घोषित किया गया 2016 में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी दोस्तों राज्य के प्रतीक हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, इसको राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोल, और इसको घोषित किया गया 2015 में। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है। बाकी उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा हेमंत बिष्ट ने 2016 में, जो जिसके बोल हैं दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान देनी है दोस्तों, किसी पेपर में पूछी जा सकती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा काशीपुर खटीमा टनकपुर। बाकी दोस्तों अगर आप रेल मार्ग मतलब ऐसे तो क्या ही बताऊं दोस्तों, आप मैप में देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उत्तराखंड का मैप दोस्तों आपको क्या काम करना है, अपने घर में एक उत्तराखंड का मैप, अगर जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, मैप चिपका देना है। बाकी दोस्तों मैप ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ है, 30-40 रुपये में मिल जाता है उत्तराखंड का मैप, तो आराम से अफोर्ड कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी दोस्तों, थोड़ा बहुत भी देखोगे तो काफ़ी जगहों नई जगहों का नाम पता लगेगा और उन्हीं से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये टिहरी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों, कई लोग टिहरी लगा के आ गए थे, तो टिहरी में नहीं हुई थी, देहरादून में हुई थी। इसकी स्थापना करी थी दोस्तों श्रीदेव सुमन ने 13 जनवरी 1939 को। दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए दोस्तों श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन भी किया था 1944 में। 3 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 तक 84 दिन का दोस्तों इन्होंने अनशन किया और इसके बाद इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, बिनसर। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबके नाम। ये है दोस्तों लिस्ट। दोस्तों तो ये जिस हिसाब से इनका मतलब फॉर्मेशन हुआ था उसी हिसाब से इनका क्रम है। तो सबसे पहले दोस्तों गोविंद पशु विहार बना था, ये बना था दोस्तों 1955 में, और ये है दोस्तों उत्तरकाशी ज़िले में। इसके बाद दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार, दोस्तों ये बना था हमारा क्या कहते हैं 1972 में, और ये है चमोली में। दोस्तों जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार ही है। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ देता है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इसके बाद दोस्तों अगला है थर्ड वाला अस्कोड वन्य जीव विहार। दोस्तों अस्कोड वन्य जीव विहार बना था हमारा 1986 में, और ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। इसके बाद दोस्तों सोन नदी वन्य जीव विहार, ये बना था 1987 में, ये है पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है बिनसर वन्य जीव विहार, ये बना था दोस्तों हमारा 1988 में, और ये अल्मोड़ा में है। और इसके बाद यही क्वेश्चन आया था बिनसर वाला। इसके बाद है हमारा दोस्तों मसूरी वन्य जीव विहार, ये बना था दोस्तों 1993 में, और ये दोस्तों देहरादून में है। दोस्तों जो मसूरी वन्य जीव विहार है ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। इसकी देखो दोस्तों 10.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, लगभग 11 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों जो सेकंड लोएस्ट है वो है हमारा बिनसर वन्य जीव विहार। दोस्तों इसके बाद जो हमारा सबसे नया वन्य जीव विहार बना वो है दोस्तों हमारा नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों हमारा बना 2012 में, और ये है दोस्तों नैनीताल और चंपावत ज़िले में। ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कबूतरी देवी का संबंध है। तो दोस्तों कबूतरी देवी का संबंध है लोकगीतों से। दोस्तों कबूतरी देवी का जन्म 1945 में काली कुमाऊं चंपावत में हुआ था। इन्होंने दोस्तों आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक कुमाऊनी भाषा में गाने गाए, और दोस्तों 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों 2016 में इन्हें क्या कहते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिला था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो दोस्तों उत्तरांचल का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। दोस्तों 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत हुआ था। बाकी ये 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया था। उसके बाद दोस्तों 28 अगस्त सन 2000 को इसमें राष्ट्रपति KR नारायणन के हस्ताक्षर हो गए थे। दोस्तों सन 2000 में उत्तराखंड के साथ में 2 राज्य और बने, जो है हमारे छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ बना हमारा दोस्तों 1 नवंबर को। इसके अलावा दोस्तों हमारा बना था झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर बना था। दोस्तों झारखंड बना हमारा 14 नवंबर को, तो ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। दोस्तों उत्तरांचल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था 2002 में। दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन तो गया था, लेकिन चुनाव पहली बार 14 फरवरी 2002 को हुआ। दोस्तों तब तक 2002 तक उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा चल रही थी, जिसमें 30 सदस्य थे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो पहले के विधायक चुने गए थे वही यहाँ उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा में सदस्य थे। बाकी 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ, और 14-15 मार्च 2002 को दोस्तों पहली विधानसभा का गठन हुआ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ की स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। तो दोस्तों केदार कांठा पर्वत है दोस्तों टॉन्स नदी के स्रोत पे। दोस्तों केदार कांठा पर्वत ये उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। इसके अलावा उत्तरकाशी ज़िले में केदार कांठा बुग्याल भी पड़ता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। जो केदारनाथ
मंदिर है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पहले मूल केदारनाथ मंदिर था वो केदारकांठा में ही था, और बाद में उसको चेंज करके रुद्रप्रयाग जो अभी के टाइम में है केदारनाथ मंदिर, वहाँ स्थानांतरित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दोस्तों ढालीपुर जल विद्युत परियोजना है दोस्तों यमुना नदी पर, और यह है दोस्तों देहरादून में। दोस्तों देहरादून में यमुना नदी पर ढालीपुर के अलावा और परियोजनाएं भी हैं, ढकरानी और खादेरी। तो ये भी आपको याद रखना है, ढालीपुर, ढकरानी और खादेरी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीसी जोशी ने। दोस्तों पूरन चंद्र जोशी अल्मोड़ा के निवासी थे, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। दोस्तों 1925 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और पूरन चंद्र जोशी उसके महासचिव चुने गए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त हो चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहाड़ी बटेर। दोस्तों पहाड़ी बटेर को लास्ट बार जो मसूरी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ देखा गया था, उसके बाद से दोस्तों ये दिखा नहीं। तो दोस्तों अभी ये ऐसा माना जा रहा है कि ये लुप्त हो चुका है पहाड़ी बटेर। दोस्तों जो हमारे लुप्त हो चुके जीव जंतु या पौधे हैं, या फिर जो लुप्त होने की कगार में हैं, इनको दोस्तों इन सभी का विवरण दिया जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक। दोस्तों रेड डाटा बुक की कल्पना की थी 1963 में पीटर स्कॉट ने, और दोस्तों इसका पहला संस्करण छपा था 1964 में। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, रेड डाटा बुक कभी आपसे जीएस वाले सेक्शन में पूछ सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सामूहिक नृत्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यूके SSC ने झोड़ा दिया है, लेकिन दोस्तों मैंने जितना भी सर्च किया उससे मुझे पता लगा कि झोड़ा और चांचरी दोनों हमारे सामूहिक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन से। दोस्तों भारत में चाय की खेती का सुझाव 1834 में पहली बार बिशप हैबर ने दिया था, और दोस्तों 1834 में ही भारत में चाय कमेटी का गठन हुआ था। और दोस्तों 1835 में क्या हुआ, फिर 1835 में हमारे एक फॉल्कनर थे अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने पहली बार कुमाऊं और टिहरी के कुछ जगहों में चाय की खेती प्रारंभ करी, और फिर उसके बाद 1844 में अंग्रेज़ों द्वारा देहरादून में सरकारी चाय बागान की स्थापना की गई। और दोस्तों जब हमारा उत्तराखंड बन गया उसके बाद 2004 में ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने कौसानी में चाय विकास बोर्ड की स्थापना करी, दोस्तों जो अभी चाय बेचता है उत्तराखंड टी नाम से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। तो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है वलित पर्वतमाला का। दोस्तों ये जो हमारा हिमालय बना, ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर बना है, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी मतलब जो अर्थ होती है इसमें बहुत सारी हमारी सतह, अभी ऊपर तो सतह दिख रही है लेकिन नीचे अंदर कोर में लावा है, तो उसके ऊपर जो ये प्लेटें हैं ये तैर रही हैं। तो दोस्तों हमारी इसी प्रकार से दो प्लेट थी, एक थी हमारी यूरेशियन प्लेट और दूसरी थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो दोस्तों ये दोनों प्लेट अभी लाखों साल पहले एक दूसरे की तरफ गतिमान थी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि दोनों आपस में टकरा गई तो इसके बीच में जो टैथिस सागर हुआ करता था कभी, तो वो क्या कहते हैं उसमें जो भी मलबा था वो ऊपर को उठ गया, और जो ऊपर को उठा तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ वलय पड़ गए। तो दोस्तों उसी से हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय इसलिए वलित पर्वतमाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए जयदत्त जोशी। दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन हुआ हमारा 1916 में, फिर दोस्तों 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे जयदत्त जोशी। दोस्तों इसका दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ हल्द्वानी में, और उसके अध्यक्ष थे दोस्तों तारादत्त गौरेला। तो आपको ये भी ध्यान देना है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है। तो दोस्तों झंगोरा फसल है हमारी खरीफ की। दोस्तों इसके अलावा झंगोरा के अलावा आप मडुआ भी ध्यान रख सकते हैं, उत्तराखंड में मडुआ होता है, मडुआ भी खरीफ की फसल है। और दोस्तों ये झंगोरा भी सिर्फ उत्तराखंड में होता है और जगह नहीं होता है। दोस्तों जो हमारे भारत में 3 प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। दोस्तों कहते हैं रबी की फसल बोई जाती है हमारी नवंबर दिसंबर के टाइम पे और इसे काटा जाता है दोस्तों मार्च अप्रैल के टाइम में। बाकी दोस्तों जब रबी की फसल कट जाती है उसके बाद खरीफ की फसल बोई जाती है मई जून के टाइम में और इसको काटा जाता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर के टाइम में। और दोस्तों जो जायद की फसल होती है ये बरसात के टाइम पर होती है। और दोस्तों इसमें मेन चीज़ें होती है जायद की फसल में, जो भी हमारी उस टाइम पे मौसमी सब्जियां होती है दोस्तों, लौकी, कद्दू और ककड़ी, ये सभी चीज़ जायद में आता है। बाकी रबी में आता है दोस्तों, आप रबी में एक चीज़ ध्यान दीजिए, गेहूँ रबी में आता है, तो आप बस ये ध्यान रखिए गेहूँ। बाकी गेहूँ के साथ आप सोच सकते हैं कि गेहूँ के साथ क्या क्या लगाया जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दोस्तों अपने गांव आसपास परिवेश में आपने देखा हो तो गेहूँ के साथ दोस्तों हमारे वहाँ देखो चना लगाते हैं और उसके अलावा जौ लगाते हैं, मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या होगी, रबी की फसल होगी। और दोस्तों खरीफ की फसल में आपको ध्यान देना है चावल, जो कि बनता है धान से, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप धान के साथ क्या क्या लगाते हैं, हम धान के साथ मक्का लगाते हैं दोस्तों, कपास लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या होगी, खरीफ की फसलें होगी। बाकी जायद की तो मैं बता ही चुका हूँ। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम पर्यावरणीय अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, देहरादून और दिल्ली के बीच में। दोस्तों ये थोड़ा मतलब करंट अफेयर तो नहीं कहूँगा, लेकिन करंट अफेयर पास का ही क्वेश्चन है। 2018 में उड़ा था विमान, तो आपको ये ध्यान देना है। वैसे अभी एक पेपर में आ गया तो संभावनाएँ कम है कि आगे किसी पेपर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो वो भी लिखना। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों जाने से पहले मेरी वीडियो को ये लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।